नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर एंड इज विल बी कंपलसरी, वो 15 मार्क का रहेगा और उसके साथ एक और 10 मार्क का क्वेश्चन या 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा एनपीओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट फॉर प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 विल बी 10 मार्क्स, 10 plus 10 20, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी 10 मार्क्स 30, क्वेश्चन नंबर 5 विल बी 10 मार्क्स 40 मार्क्स हो गए। 15 मार्क के एमसीक्यूज पकड़ के चलो, 15 मार्क के एमसीक्यूज। सो ये 40 प्लस 15 कितने हो गए? 65, राइट। मतलब एक ऐसा चांस है, एक ऐसा चांस है अंडर विच, ध्यान देना, ऑल नोट्स, जस्ट आई विल टेक यू थ्रू दैट। हमने वो क्वेश्चंस किए थे इसलिए। यस, सपोज कोई भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न उठाओ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 मार्क्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। 15 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये हमेशा रहेगा। आप कोई भी बोर्ड का उठाओ, आईएससी उठाओ, सीबीएसई उठाओ, ये रहता ही है 15 एक मार्क का, ऐसे ही एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स का होता था, भाई उसको 10 मार्क्स ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स, और वो क्वेश्चन 10 मार्क्स की हो सकते, 10 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, 10 से कम भी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे 7 क्वेश्चंस आते थे। कितने क्वेश्चंस होते थे 80 मार्क्स के लिए? 7, एंड आपको सातों के सातों करने थे। अब उन्होंने क्या दिया है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 10, क्वेश्चन 3 10, क्वेश्चन 4 10, क्वेश्चन 5 10, बराबर ना? तो उन्होंने आपको, अगर हर एक को 10 मार्क देते हो आप, तो 40 मार्क्स हो गए, 2 3 4 5, राइट, 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स प्लस फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू 15 मार्क्स, कितना हो गया? 55। 80 में से 55 हो गया, तो अभी भी कितना बाकी? 25। 25 में से 15 मार्क का ये अपना पार्टनरशिप रहेगा, अभी जो कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, एंड फिर 10 मार्क का क्या रहेगा? 10 मार्क का एनपीओ रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर है? टोटल 7 क्वेश्चंस मिनिमम होने चाहिए, तो 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। आगे सो पार्टनरशिप मैक्स टू मैक्स 15 मार्क, एनपीओ मैक्स टू मैक्स 15 मार्क, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम 10 मिनिमम तो होगा, दोनों मिनिमम 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। आगे एक दूसरे को ऑप्शन नहीं रहेंगे, वो याद रखना, वो एक दूसरे को ऑप्शन नहीं रहेंगे। थोड़ा एनालिसिस करोगे ना तो क्लिक हो जाएगा आपको। देखो मैंने पहले बोला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी हो कैंसिल नहीं होगा, वो है आपके, ठीक है। ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर कर रहे हैं 15 मार्क का रहेगा, एनपीओ 12 मार्क का रहेगा, ये भी लिख के लेना, और कंपलसरी में रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, Nene and Nene and Kane are the partners sharing profit and losses in the ratio of 6:4. I can write 6:4 like 3:2. इसको हम 60% is to 40% भी बोलते हैं। 100 रुपीज प्रॉफिट होगा तो 60 नेने को मिलेगा, 40 काने को मिलेगा, केन या काने जो बोलना है बोलो। From the following trial balance and adjustments given below, prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 2019. For the year ending 31st March 2019. आगे सही बोलो, चलो सही हो तो अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2009। Unmute के है सर तुम लोग। Sir, am I audible?
यस, हाँ बोलो चलो. Yeah. Hmm. Capital account, capital Nene and Kane will go in capital account, Debit, credit. credit side. Hmm. Sundry debtors, balance sheet asset side. Sundry creditors, balance sheet liability side. Perfect. Rent, P&L debit side. Rent is for 10 months. It is a hidden adjustment. We have to add outstanding rent of 2 months. Perfect. पर बोला उसने 10 months. So कितना आ जाएगा तेरा? 2000. मतलब तूने 2 साल का एक साथ बोल दिया ना, राइट? 10,000 इज फॉर months. पर मंथ आएगा 1000. 2 months 1000. 2000. तो तू क्या करेगी? You will add 2000 in, Add 2000. add 2000 in liability. 2000 क्रेडिट पे ऐड होगा 2000. लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट. परफेक्ट. आगे. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग डेबिट. परफेक्ट. हाँ. प्रीमाइसेस एसेट. यस. सैलरीज P&L डेबिट. परफेक्ट. डिस्काउंट दोनों है, मतलब डेबिट भी और क्रेडिट भी है. एज पर दैट विल. हाँ, डेबिट वाला डेबिट पे, क्रेडिट वाला क्रेडिट पे. क्रेडिट पे. हाँ, पे ट्रेडिंग है P&L. P&L. परफेक्ट. हाँ. मोटर व्हीकल एसेट. ओके. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. परफेक्ट. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट. ऑफिस एक्सपेंसेस P&L डेबिट. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी. OD is a liability. OD is a credit balance. Bank show debit balance or credit balance. Bank is an asset if it is a debit balance. Bank balance can be, if credit, it is a overdraft, it is a liability. You have overdrawn more amount. Returns. Returns debit will be minus from sales and credit will be minus from purchases. Perfect. Right. डेबिट वाला क्रेडिट से माइनस करेंगे, क्रेडिट वाला डेबिट से माइनस करेंगे. परफेक्ट. आगे. Provident fund investment asset. Asset. Okay, good. Asset. Cash in hand asset. Yes. Provident fund contribution P&L debit. Yes, it's an expense. P&L, provident fund contribution is an expense. मैं बोलता हूँ वो 4 आइटम्स. अभी फिलहाल P&L डेबिट में आएगा ये. हाँ. Provident fund liability. क्रेडिट वाला लाइबिलिटी. परफेक्ट. Cash at bank asset. कैश एट बैंक इज असेट 2 lakhs. Yes. Interest on PF investment. P&L credit. इट्स ए लाइबिलिटी. इट्स ए लाइबिलिटी. क्यों, वो भी मैं समझाता हूँ, राइट? वो भी समझाऊंगा, बट इट इज ए लाइबिलिटी. ओके, आगे. Okay. Drawings will be minus from capital account. कैपिटल के डेबिट पे जाएंगे. Debit पे. Bad debts P&L. Yes. Debit. Yes. RDD P&L credit. परफेक्ट. ये प्रीवियस ईयर का है जो कैंसिल करना होगा. इंटरेस्ट ऑन पीएफ इज अ लाइबिलिटी. क्यों, वो मैं समझाता हूँ. होल्ड ऑन. दिस इज असेट. पीएफ इज ऑलवेज लाइबिलिटी. कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज एक्सपेंस, P&L debit. कैश इन हैंड इज असेट. इन्वेस्टमेंट इज एन असेट. रिटर्न्स 5,500 8,40,000 से माइनस होगा. एंड ये जो 3,500 है, that will be deducted from the purchases which are 6,40,500. Perfect. आगे. Adjustments. Closing stock rupees 3,60,000. इसकी adjustments. Trading के credit पे and asset. Perfect. Balance sheet. Yes, perfect. हाँ. Outstanding wages and salaries. Yes. Wages में add करेंगे और liability में add करेंगे. Add in expense, add in liability. Yes. और salaries को भी. Salaries same. Add in expense, add in liability. Depreciate motor vehicle at the rate 5%. मोटर व्हीकल से माइनस करेंगे और P&L डेबिट. Perfect. Write off bad debts of rupees 5,000 and provide for RDD at 5% sundry debtors. First we'll minus bad debts from debtors. Perfect. And add them in expenses P&L debit. Yes. And then we'll minus RDD at the rate of 5%. Perfect. And add in P&L debit. Perfect. Kane withdrew goods of rupees 6,000 for his personal use. We'll add in drawings, capital account. Yes, capital account debit. Yes.
and trading account credit. Trading account credit. It is an outflow of the goods, right? Yes. Yeah, good. So अब देखो everyone. So what do we want basically? Try to understand. There are 4 items. लिख लेना, ये 4 items are very important. PF के 4 items होते हैं. PF is of employees. First, contribution to PF. Employer, हम employer है, हम accountant of a business है. Business is an employer. तो employer को employees के PF के लिए contribute करना होता है, उसके जेब में से देना होता है. There are 2 types of PF. जो जिन्होंने CA फाउंडेशन का अकाउंट्स का लेक्चर किया होगा, मैंने बोला था there are 2 types of PF, employers contribution and employees PF. ऐसे 2 PF होते हैं. और मैंने बोला था CTC, जब कॉस्ट टू कंपनी ढूंढते हैं, राइट, वो एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन वो ऐड करके सैलरी दिखाते हैं. दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, बट वो दिखाते हैं, ऊपर ऐड करते, नीचे माइनस करते. इफ यू रिमेंबर समथिंग, सो वो जाने दो, बट इतना समझ लेना कि एम्प्लॉयर हैज टू कंट्रीब्यूट आउट ऑफ हिज पॉकेट. सैलरी तो देनी है, सैलरी तो देनी है, उसके बियॉन्ड एम्प्लॉइज के लिए भी उसको कंट्रीब्यूट करना होता है टू द प्रोविडेंट फंड. ऑर्गेनाइजेशन होती है एक प्रोविडेंट फंड, वो खुद मेंटेन करता है एंड उसमें वो इन्वेस्ट करता है, वो पैसा डालता है. सो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ will show debit balance. So it is like a salary, it is part of the salary, it is an expense. दूसरा होता है, ये जो कंट्रीब्यूशन वो डालता है वो उसको इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए आता है पीएफ इन्वेस्टमेंट. पीएफ इन्वेस्टमेंट, डेबिट बैलेंस रहेगा, इट इज एन एसेट. So there are 2 items having debit balances related to PF. एक contribution, दूसरा investment. One is expense, P&L debit, ये P&L debit में जाएगा, and contribution is an asset. तीसरा item होता है PF, provident fund, shows credit balance, ये liability होती है. This amount is payable to the employees, so this is liability. And एक credit का item होता है interest on PF investment. In interest on PF investment, इसको भी क्रेडिट बैलेंस होता है. ये इंटरेस्ट अर्नड है, बट इंटरेस्ट बिजनेस का नहीं है, ये एम्प्लॉयज का है. ये इंटरेस्ट एम्प्लॉयज को पे करना होता है. जब वो उनका पीएफ निकालेंगे तो उसके साथ उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. सो दिस इंटरेस्ट इज पेएबल टू एम्प्लॉयज. ये अपनी इनकम नहीं है, ये हमारी एक्चुअली लायबिलिटी है. सो 4 आइटम्स ऑफ पीएफ, 2 डेबिट आइटम्स, 2 क्रेडिट आइटम्स. दोनों क्रेडिट के आइटम्स लायबिलिटीज हैं. पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड, और इंटरेस्ट ऑन द पीएफ इन्वेस्टमेंट. जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो एम्प्लॉयज को देना होता है, हमारा नहीं होता है. पीएफ हमारा होता ही नहीं, एम्प्लॉयज का होता है. सो दिस इज लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन पीएफ एंड पीएफ इज अ लायबिलिटी. कंट्रीब्यूशन हमारे पॉकेट में से देना होता है हमें, हमारा एक्सपेंस होता है, एंड वो बाद में हम इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट में आता है. उस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अपना नहीं, वो एम्प्लॉयज का है. ठीक है. सो दीज 4 आइटम्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, 2 डेबिट वाले, 2 क्रेडिट वाले. कंट्रीब्यूशन P&L डेबिट, असेट इन्वेस्टमेंट असेट में, दोनों क्रेडिट लायबिलिटी में. ठीक है, गुड. अब वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. ले लो.
एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8। थोड़े क्वेश्चन लेंदी हैं तो इसलिए टाइम लगता है, बट बाद में जब हम एडमिशन रिटायरमेंट डेट करेंगे, कंपनी अकाउंट्स करेंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है 10-10 मिनट के, जो स्पीड में भी हो जाएंगे। ठीक है, यस। एवरीवन। कैपिटल्स, यहाँ पे कैपिटल्स है। नेने यानी कानी। अगर कानी हमारा फ्रेंड होता हम उसको के नहीं बोलते, कैपिटल। नेने यानी कानी, पूरा लिखो, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। ठीक है, बाय बैलेंस से ब्रॉट डाउन, क्रेडिट है तो क्रेडिट पे लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 lakhs 10 lakhs। अभी कैपिटल 15 लाख और 10 लाख है उनका। डेटर्स असेट में आएगा, दिस इज बैलेंस शीट। मैं जनरली करंट एसेट को नीचे लिखता हूं, इसलिए मैं थोड़ा बीच में लिखूंगा डेटर्स को, और आई विल लीव मिनिमम 6 लाइन्स। ये मेरी आदत है, अगर नहीं भी होगा ना तो भी मैं लाइन छोड़ूंगा। आई ऑलवेज वर्क ऑन ए कंजर्वेटिव कंसेप्ट। सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर्स 4,50,000। देन sundry creditors, sundry creditors are 3 lakhs। कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। देन रेंट P&L डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 रेंट। दिस इज of 10 months, which is 10,000। inner column hidden adjustment बाद में। stock, opening stock, to opening stock, opening stock is 5,35,500, 5,35,500। then premises, प्रीमाइसेस को डेप्रिसिएट करने के नहीं, बाहर लिख दो। प्रीमाइसेस इज 8,50,000, प्रीमाइसेस 8,50,000। देन सैलरीज P&L डेबिट, एडजस्टमेंट है सैलरीज को 50,000। देन डिस्काउंट डेबिट वाला, टू डिस्काउंट 800, डेबिट का डेबिट पे, क्रेडिट का क्रेडिट पे, बाय डिस्काउंट। कितना है 950। उसके बाद मोटर व्हीकल 3,70,000 डेप्रिसिएट करना है, 3,70,000। देन सेल्स
by sales, which is 8,40,500 inner column. Then two purchases, 6,40,500. 6,40,500 wages, उसको भी हिडन एडजस्टमेंट है या प्रॉपर एडजस्टमेंट है नीचे. टू wages 10,000. Then office expenses, no adjustment, बाहर लिख दो. Office expenses, office expenses are 20,000. Office expenses are 20,000. Then बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आएगा बैंक ओडी. बैंक ओडी is 1,50,000. Then returns less returns 5,500. डेबिट के रिटर्न्स क्रेडिट से माइनस होंगे. देन परचेस से लेस रिटर्न्स, परचेस से माइनस होगा 3,500. सो आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 6,47,000. सॉरी 47 नहीं 37 चाहिए, बराबर ना. 6,37,000. एंड ये कितना आ जाएगा 8,35,000. 8,35,000. आगे रिटर्न्स हो गए. उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला असेट में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख. उसके बाद है कैश इन हैंड असेट, कैश इन हैंड इज 40,000. देन कैश इन हैंड हुआ. उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, डेबिट है P&L डेबिट. 2 PF कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इज 1 लाख. एक्सपेंस है. आगे उसके बाद PF 2,80,000 क्रेडिट है लाइबिलिटी. $2,80,000. देन आगे कैश एट द बैंक असेट, कैश एट द बैंक 2 lakhs. देन इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पे, सॉरी क्रेडिट है वो लाइबिलिटी है. इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट, PF के साथ नीचे लिख दो, PF के नीचे PF इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट, नॉट इनकम, इट्स ए लाइबिलिटी. कितना है वो 42. देन ड्रॉइंग्स कैपिटल के डेबिट पे, टू ड्रॉइंग्स 20,000 50,000, 20,000 and 15,000. Then bad debts P&L debit,
2 bad debts. दिस इज ओल्ड बैड डेट. जो ट्रायल बैलेंस में ओल्ड है मतलब वो रिकॉर्डेड है, इस ईयर का ही है बट रिकॉर्ड किया है, उसको ओल्ड नहीं बोलना चाहिए, वो रिकॉर्डेड है. इस ईयर में हुआ बैड डेट्स और हमने रिकॉर्ड भी किया है, दैट इज 3350 इनर कॉलम में. आरडीडी ये ओल्ड है, ये प्रीवियस ईयर का है, जिसको इस ईयर में हम कैंसिल कर रहे हैं बाय आरडीडी. ओल्ड कितना है वो 3700. 3700. ठीक है. सो दिस इज द वन इफेक्ट ऑफ योर ट्रायल बैलेंस. Every item of the trial balance has one unique effect. Debit remains debit, credit remains credit, except debit remains debit, credit. ट्रायल बैलेंस में डेबिट किधर जाता है? ट्रेडिंग डेबिट पे, P&L डेबिट पे, असेट या कैपिटल डेबिट. ड्रॉइंग्स है तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं. अगर जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, अगर वो एक्सपेंस है और उसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग डेबिट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L डेबिट. असेट्स है, असेट में आएंगे. एंड ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल डेबिट. एक आइटम क्रेडिट से माइनस होता है जो होता है आपका सेल्स रिटर्न. क्रेडिट आइटम्स अगर वो सेल वाला है तो ट्रेडिंग क्रेडिट, अगर वो इनकम वाला है तो P&L क्रेडिट, अगर वो लाइबिलिटी वाला आइटम है तो लाइबिलिटी में, एंड अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल के क्रेडिट पे. ठीक है. सो दिस इज एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज वन यूनिक इफेक्ट. डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, एक्सेप्ट रिटर्न्स. रिटर्न्स परचेस रिटर्न परचेस से माइनस किया जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल से माइनस किया जाएगा. आगे दिस इज ट्रेडिंग एंड P&L. यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज 3,60,000. Closing stock is 3,60,000. Trading credit and adding asset. Three lakh 60. Then आगे closing stock is 3,60,000. आगे outstanding wages, add in expense, add in liability. Wages add outstanding. कितने outstanding wages है? 3,000. 13,000. Outstanding wages are 13,000. Add in expense, add in liability. 3,000. So इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना. ये जो आपके टोटल एक्सपेंस 13,000 हुए हैं, उसमें से 10,000 आपने पेड किए, वो कैश से माइनस हो चुके हैं, एंड 3,000 पे करने बाकी है. इस ईयर के हैं बट पे करने बाकी है, तो लाइबिलिटी में दिखा रहे हैं. सो टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 13,000. व्हाट इज द एक्सपेंस? पेड प्लस पेएबल. वो करंट ईयर का होना चाहिए. पेड फॉर द करंट ईयर प्लस पेएबल फॉर द करंट ईयर इज एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर. Add in expense, add in liability. Thereafter, salary is 2,000. Add in expense, add outstanding. कितने के salaries outstanding है? 2,000. Add in expense, total हो गई 52,000 की salary. Add in expense, add in liability. Same. ये payable है, paid की होती तो कैश से माइनस होता, बट ये पेएबल है इसलिए लाइबिलिटी में दिख रहा है 2,000. Add in expense, add in liability. Next, depreciate motor vehicle at the rate of 5%. मोटर व्हीकल को डेप्रिसिएट करना है, लेस. कोई दूसरी एडजस्टमेंट नहीं, इसमें डायरेक्टली ले रहा हूं 5%. सो इट इज 3,70,000 का 5%. कितना है का 3,70,000 का 5%?
18,500. $3,51,500. एक सेकंड, that will be 3,51,500. ठीक है, आगे बीइंग डेप्रिसिएशन बीइंग लॉस, P&L को डेबिट किया जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल. Depreciation on motor vehicle 18,550. 18,500. Then आगे depreciate motor vehicle, write off bad debts of rupees 5,000 less new bad debts. ये रिकॉर्ड करने भूल गए थे, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंट्री आती बैड डेट्स टू डेटर्स, न्यू बैड डेट्स कितने के 5,000. So this is 4,45,000. Less new RDD at the rate of कितना है बोलो. न्यू RDD इज, उन्होंने बोला 5% ऑफ डेटर्स. 4,45,000 का 5%, 10% आएगा 44,500. 10% आएगा 44,500. उसका हाफ चाहिए. 44 का हाफ 22, 500 का हाफ 250. सो 22,250. So it is 4,22,750. 4,22,750. Both are losses. एक actual loss है 5,000 and एक probable loss है 22,250. The probable loss. Next year में bad debts हो सकते हैं, ठीक है. P&L debit. Add new 5,000. This total is 8,750. 8,750. 2. Right, RDD. New. कितने के RDD new? 22,250. $22,250. So adjustment number 4 done. Adjustment number 5. Kane withdraws goods of rupees 6,000 for personal use. Buy. Outflow है, goods निकाल रहा है. Outflow, trading credit. Buy. Goods withdrawn for personal use. एक्चुअल में इसको परचेस से माइनस करके करना चाहिए. क्रेडिट पे पॉजिटिव की जगह डेबिट से निगेटिव करना चाहिए. फॉर पर्सनल यूज. कितने के 6,000. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 6,000. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बीइंग ड्रॉइंग्स कैपिटल को डेबिट होगा. 2 गुड्स विड्रॉन. कितने के हैं वो गुड्स 6,000 के ना. और किसने काने सेकंड पार्टनर बराबर है. आप पहले वाले को डेबिट करोगे, बी केयरफुल. देन आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन. एक हिडन एडजस्टमेंट है जिसको हमें कंप्लीट करना है. रेंट एड आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months which will be 2,000. Therefore it is 12,000. Therefore it is 12,000. Add in expense, add in liability. Outstanding rent
2000, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी 2000 2000, ठीक है। देन अच्छा, इसके सिवा कोई दूसरी एडजस्टमेंट है क्या? हिडन एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, अब खाली बैलेंस करना बाकी है। हम्म 8 lakhs, अच्छा 8 lakh plus 3 lakhs 11 lakhs, 8 lakhs plus 3 lakhs 11 lakhs, 30,000 plus 60,000 90, 11 lakhs 90,000 500, 11 lakhs 90,000 plus 11,000, 11 lakhs 90,000 plus 11, 4 lakh 1,000, is it 4 lakh 1,000? कंफर्म करो। सॉरी 12 lakhs होना चाहिए ना, 4 lakhs क्यों लिखा मैंने, 12 lakhs, हाँ। 8 plus 3 11 lakhs, 30 plus 60 90, 11 lakhs 90 हो गए, plus 11,000, 11 lakhs 90 plus 11 should be 12 lakhs 1,000, yes, minus this, $500, so मुझे 500 लेने होंगे, 500 plus 500 1000 होगा, 000 आ जाएगा, 1 कैरिड, बराबर। 5 plus 1 6, 6 plus 7 13, 13 plus 3 16, 16 plus 5 21, 1 रहेगा, 2 कैरिड फॉरवर्ड होगा, 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, 0 1 carried, 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, 12 ही चाहिए, so it is 15,500 2 GP. Be careful, there may be loss now, buy, net loss, बराबर है क्या? एक बार कंफर्म करो, yes good, buy GP. $15,500, देखते हैं 15,500, अच्छा तो 50 आ जाएगा, नहीं आई कैन इजिली फाइंड डेबिट इज ग्रेटर बिकॉज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ही 1 लाख है, सो देयर इज अ नेट लॉस, सो डेबिट की टोटल ले लो, एक्सपेंसेस आर मोर देन द इनकम, सो चलो डेबिट की टोटल ले लो। अच्छा इतने आइटम्स है ना, 50 50 100, 1 कैरिड, 1 कैरिड 9, 9 plus 7 16, 16 plus 5 21, 21 plus 2 23, 2 carried, 2 carried, 4 digit ना, 12 plus 4 12 plus सॉरी कितना कैरिड था, 2 कैरिड था ना, 14 14 plus 52, अच्छा वो फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 लेता, 2 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 8 14, 14 plus 1 15, 15 plus 2 शायद से, राइट, 15 plus 2 17, 1 2, 2 plus 5 7, 7 plus 2 9, 9 plus 0 9, ओके, यहाँ पे मैंने 1 लिया है ना, एक सेकंड मैं फिर से करता हूँ जरा, एक के नीचे वैल्यूज नहीं है, एक सेकंड ना, तब तक आप कैलकुलेट करो, मैं बराबर करता हूँ, लेट मी कंफर्म द फिगर्स, ये 12,000 है, ये 1 लाख है ना, ठीक है, देखता हूं मैं, 800 750, अच्छा ऐसे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं,
750 plus 250,000, 1,500, 2,300, 2 कैरिड बराबर 4 डिजिट पे 2 कैरिड 4। ठीक है, बट डेट्स की अमाउंट गलत है। व्हाई? उन्होंने कुछ अलग वैल्यू दी है आपको, बराबर है। अच्छा, टोटल 8350, ठीक है 8350। तो मेरे ये टोटल अब चेंज हो जाएगी, 400 से कम हो जाएगा तो 1900 आना चाहिए, वो देखता हूं। ठीक है, सो कैरी फॉरवर्ड भी रॉन्ग होगा। सो दिस इज 300, 800 प्लस 350, 500 एंड 250 है। ठीक है, 3 डिजिट्स दिखे मुझे अब पूरे प्रॉपर। 50 प्लस 50, 100, 1 कैरिड। 1 प्लस 8, 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3, 12, 12 प्लस 5, 17 प्लस 2, 19 बराबर 1 कैरिड आएगा। 3, 3 प्लस 2, 5, 5 प्लस 8, 15, 5 प्लस 8, 13, 13 प्लस 8, 21, 21 प्लस 2, 23, 2 carried. This is 3, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 10, 20, 20 plus 1, 21, 21 plus 2, 23। चेक करो बराबर है क्या? एक बार टोटल देखो एवरीवन, टोटल चेक करो या डायरेक्टली लॉस निकाला? $2,33,900 होनी चाहिए। गुड, 2,23,000। वो वैल्यूज एक दूसरे के नीचे है ना, इतने एक्यूरेटली आते नहीं, और स्क्रीन इसे जूम इन करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम आता है। नहीं तो परफेक्ट आ जाता है, ब्लैक बोर्ड रहा ना एकदम परफेक्ट होगा। बाय। नेट लॉस, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। अच्छा देखो, ये आगे पीछे हो जाता है, इसमें उतना एक्यूरेटली लिखना नहीं होता है बहुत बार। कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव टू मैनेज। 3 डिजिट को ये करता हूं हाईलाइट, मतलब क्लिक हो जाएगा मुझे। सो 50 प्लस 50, 100, 1 कैरिड, 1 कैरिड। 5 plus 1, 6, 6 plus 9, 15, 15 plus 7, 22, 22 plus 7, 29, 2 carried. 15 plus 2, 17, 17 plus 3, 20। सो ये मुझे 2,03,000 चाहिए शायद से, चेक करो। $2,13,000 क्या? ओके, 17, 20, are you sure? 5 plus 5, 10, 1 carried. 6, 15, 15 plus 7, 12, 12 plus 9। अच्छा ठीक है, वो 19 है तो फिर बराबर आएगा, वो 19 है, 1 कैरिड। 16 प्लस 3, 19, 19, 19 प्लस परफेक्ट है। 2,13,750 परफेक्ट। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, एन एन के, विच इज 6:4, जिसको 6/4, 6/10 एंड 4/10।
सो 213750 का 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 21,375 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, 30 3 कैरिड, 45 4 कैरिड, 22 2 कैरिड, 8 12 1,28,250 एंड इसका कितना आएगा 22 कैरिड, 28 प्लस 2 33 कैरिड, 12 प्लस 3 15 1 कैरिड, 4 प्लस 1 5 8 कंफर्म करो ये बराबर है क्या 750 13 1 कैरिड 20 21 मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है 1,28,250 एंड 85,500 ठीक है सो दिस इज लॉस लॉस डिक्रीज द कैपिटल कैपिटल कम करता है लॉस में डेबिट साइड विल बी मोर देन क्रेडिट साइड डेबिट इज एन एक्सपेंसेस विल बी मोर देन इनकम्स क्रेडिट इसलिए नेट लॉस क्रेडिट पे दिखेगा जो यहाँ पे क्रेडिट है मतलब कैपिटल में डेबिट हो जाएगा टू नेट लॉस टू P&L कैपिटल से माइनस हो रहा है कम हो रहा है कैपिटल उसकी वजह से नेट लॉस which is 1,28,250 and then it is 85,500 therefore your capital will reduce to this should be 15 lakhs total this should be 10 lakhs total so this should be 750 1 carried 9 plus 1 10 1 carried 1 carried 3 3 plus 12 15 15 1 carried 9 plus 1 10 1 carried 3 3 plus 2 5 5 plus 5 10 1 carried 2 is it 1 lakh 13 lakhs 51,750 13 lakhs 51,750 होना चाहिए प्लीज कंफर्म 13 lakhs 51,750 अच्छा यहाँ पे देखते हैं कितना रहेगा 15,000 प्लस 85,000 ये 1 लाख हो जाएगा 1,06,650 है 10 लाख से 1,06,650 तो पहले 1 लाख हटाता हूँ 9 लाख बचेगा 6,000 गया 8,94,000 बराबर ना 500 गया 8,93,500 मेरे हिसाब से 8,90,500 यस आ गया बराबर हाँ कभी कभी डायरेक्टली आता है इसे ढूंढते बैठना मुश्किल हो जाता है कैपिटल्स नेने काने नेने का कितना है 13,51,750 एंड इसका कितना है 8,93,500 8,93,500 दोनों की जो भी टोटल है लिखो बैलेंस शीट की टोटल ले लो यू शुड गेट योर आंसर कितने में टैली हो रहा है किसने टैली किया लिखो 3,02,000 अच्छा 30,24,250 अच्छा 250 ठीक है आई विल टेक योर आंसर करो जल्दी गुड 30,24,250
टेक्स्ट बुक में देखो चाहिए तो, हाँ वही है, बट टेक्स्ट बुक को देख के आंसर नहीं निकालना है। गलती होती है, गलती से सीखते हैं, ऐसे कुछ नहीं, हमसे भी होती है ना, इसमें क्या है। एक्चुअली वी आर नॉट यूज्ड टू, एक्चुअली हम, मुझे कैलकुलेटर की आदत है, बिकॉज एट सी लेवल वी यूज कैलकुलेटर्स, सो इवन इट इज डिफिकल्ट, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, किसको कुछ लिखना है जो बाकी है? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक सेकेंड, लेट मी चेक। श्रावणी मैडम बोलो, ठीक है, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। क्रांति एंड Sumangala are partners sharing profit losses in the ratio of capital. Question says they are sharing profit losses in the ratio of capital. मतलब, can you tell me what is their PSR? Their PSR is 3:1. Perfect, 3:1. So एक सेकंड ना, मुझे लिखने दें। Capital ratio is 1,20,040,000 ना, so it is 3:1. Perfect. So PSR is 3. Perfect. हाँ, आगे। From the trial balance given below and adjustments, you are required to prepare trading and P&L for the year ended 31st March 13 and the balance sheet. हाँ मैडम बोलो। Stock is opening balance, so it will be in trading account debit side. Yes, yes, नीचे चलते चल, हाँ उसके। Purchases trading debit. Perfect. Sundry debtors asset. Bills receivable asset. Wages is trading debit. Yes. Investment is asset. Yes. Then postage is P&L debit. Perfect. Insurance is P&L debit. Perfect. And plant and machinery is asset. Yes. Salary is in P&L debit. Prepaid rent is asset. Bad debt is P&L debit. Rent है, एक सेकंड, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट है, तो इट शुड बी शोड एज ए एसेट, उसको Asset. एसेट। परफेक्ट, हाँ। Then bad debt is P&L debit. Furniture is asset. Cash in hand is asset. And sales return minus from sales. Okay, हाँ। Then capital account should in their credit balance. They are the credit side, हाँ बराबर। Then sales is trading credit. Sundry creditors liability. Bills payable liability. Commission is in P&L credit as it is our income. And purchase is written minus from purchases. चलो adjustments. Closing stock is valued at cost price and market price. Okay, so cost price 28,000. Yes, but actually हम market price लेते हैं या not, क्या लेते हैं, net reserve value लेते हैं। Yes, that NVF something. आगे से word या NRV यूज, वो टेक्स्ट बुक में लिखेंगे market price, but हमें पता होना चाहिए it is not the market price, it should be net realizable value, whichever is lower 28। हाँ, क्या इफेक्ट देगी तो उसका? Trading credit and asset. Insurance का? Then insurance is up to 30, so it is like prepaid. अच्छा, कितने मंथ्स का प्रीपेड है मैडम? March, so May, June, 3 months. Yes, perfect. हमारा बैलेंस शीट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे 31 मार्च के लिए, और हमने इंश्योरेंस जो पेड किया, कितना इंश्योरेंस पेड किया, यहाँ पे अमाउंट दिखेगी 7,500 आई थिंक, बराबर ना? Yes, 7,000. 1,000 इज फॉर जनरली ए ईयर, टेक्स्ट बुक में हम ईयर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, दिस इज फॉर द 12 मंथ्स, उसमें से 3 मंथ्स अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। सो 3 months out of 12 months is for 1850.
1850. Good. 1850 is a prepaid. Next. Yes. Then it is like prepaid, so minus from insurance and show it in the asset. अच्छा, और next year में क्या करेगी उसको? It is like it is prepaid for now, so next year it will be your expense. Yes, perfect. आज हम asset में लेके गए, आज expense से हटा के asset में लेके गए, तो next year में उसको asset से हटा के कहाँ पे लेके आओगे? Expenses में. Good. Then outstanding expenses, wages and salary. So add in the particular expenses and show it in the liability. Perfect. Then book value of plant and machinery is reduced to 13. So it will be depreciation. Yes. Like 15,000 की value 13 पे आ गई, so 2,000 minus हो गया वहाँ से. So it will be a depreciation. Yeah, perfect. Good. Then depreciate furniture by 5%. So minus from the asset and show it in the P&L debit. Perfect. Then provide further bad debts of 800. So it is an additional bad debt. So minus from the debtors and P&L debit. Perfect. Then it is goods of 3,000 distributed as free sample. So trading credit, goods distributed as free sample and advertisement. P&L debit, advertisement. Perfect. Good. Perfect. So this is goods distributed as free sample. It is an outflow. Perfect, ma'am. ठीक है. So yes, let's. Thank you, ma'am. चलो अब solve करते हैं. ठीक है. Question number 9. This is trading and profit loss account. Then this is your balance sheet. This is your capital account. क्रांति एंड जो भी है, सुमंगला कुछ भी, KS. ठीक है. Let's start. I have trial balance with me. Stock, opening stock. अब क्या पोस्टिंग करनी है, कॉपी पेस्ट में टाइम नहीं लगाना है. टू ओपनिंग स्टॉक, which is 32,500. Two purchases. I think returns है तो इनर में रखो 40. इनर कॉलम में 40. आगे नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स. चलो एसेट में एडिशनल बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है. सो अकॉर्डिंगली 3-4 लाइन रहने दो, सेफर साइड रखो 1 लाख. कुछ नहीं होता 1-2 एक्स्ट्रा लाइन होने से. ठीक है. आगे बिल्स रिसीवेबल असेट. एनी रिसीवेबल इज एन असेट. बिल्स रिसीवेबल के साथ क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल. क्या हो सकती है? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल. तो बिल्स रिसीवेबल से माइनस होके डेटर्स में ऐड होगा. ठीक है. एक ही एडजस्टमेंट हो सकती है बिल्स रिसीवेबल के साथ. आगे नेक्स्ट वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट. $3,000. आई थिंक वेजेस को कुछ तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के एडजस्टमेंट है तो इन कॉलम में रखो. आप आपके ना ट्रायल बैलेंस में हाईलाइट करने के जिनको एडजस्टमेंट्स है. ठीक है. तो आप उसको इनर कॉलम में रखोगे. अब मैं यहाँ पे कर नहीं सकता. ठीक है. आगे इन्वेस्टमेंट्स एसेट. अच्छा इन्वेस्टमेंट दे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ दिया है क्या हिडन एडजस्टमेंट के लिए? नहीं. तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में
ऐसे नहीं लिखा कि 10% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट। अगर वैसे दिया होता तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, बट वैसे कुछ नहीं है। पोस्टेज, टू पोस्टेज। टू पोस्टेज 2700। देन इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, इसको हिडन एडजस्टमेंट है। दिस इज पेड right in prepaid, some part 3 months falls in the next year insurance, which is 7500। आगे प्लांट एंड मशीनरी, उसको हमें डेप्रिसिएट करना है, रिवैल्यू करना है, नीचे लेके जाना है, इनर कॉलम। उसके बाद सैलरीज, पी एंड एल डेबिट, इसको भी शायद से हिडन एडजस्ट, नीचे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की, तो मैं इसको इनर कॉलम में रखता हूँ 4850। नहीं भी है तो उसको अंडरलाइन करके मैं बाहर ले लूंगा, ठीक है। देन प्रीपेड रेंट, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है, डेबिट पे रहेगा असेट, तो उन्होंने आपके लिए एडजस्टमेंट की है, उन्होंने एक्सपेंस में माइनस करके असेट में ऐड करने के लिए आपको पहले करवा दी, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। फिर से एक्सपेंस से माइनस करके असेट में लेके जाओ, गलत हो जाएगा। प्रीपेड रेंट which is 2000। next bad debts, P&L डेबिट, इसको हम ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं। एक्चुअली ओल्ड नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, ये रिकॉर्डेड बैड डेट्स है। देन 500, सुबह मैंने सिखाया था आपको मीनिंग ऑफ एवरी आइटम। देन फर्नीचर, फर्नीचर को भी डेप्रिसिएट करना है, अकॉर्डिंगली उसको इनर कॉलम में रखो। फर्नीचर विच इज 12,500। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज 3775। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस करेंगे, लेस, यहां पे सेल्स लिख देंगे बाद में, डोंट वरी। सेल्स रिटर्न 1500। डेबिट कंप्लीट, डेबिट साइड इज डन, नाउ मूव टू द क्रेडिट साइड। कैपिटल्स बाय बैलेंस बट डाउन। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में लॉसेस थे, नेट लॉस था, इसलिए नेट लॉस इज अ डेबिट, लॉसेस आर डेबिट, इसलिए कैपिटल को डेबिट किया। कैपिटल कम होगा, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा। क्रेडिट इज इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट इन कैपिटल इज डिक्रीज इन कैपिटल, इसलिए उसको डेबिट पे पोस्टिंग की। P&L के क्रेडिट पे था, कैपिटल के डेबिट पे था, ठीक है। कैपिटल बाय बैलेंस बट डाउन, 1,20,40, और इसी रेशियो में उनका PSR है। देन सेल्स बाय सेल्स which is 60,000। So net sales will be 58,500। Then sundry creditors, sundry creditors 30,000। Bills payable 15,000। Commission by income है, commission 325। Purchases returns less from purchases 1,000 माइनस हो गया तो 39,000 बचेंगे। So net purchases are 39,000, net purchases are 39,000। आगे यहां तक क्लियर है? So
ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया। अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। 28,000 पे वैल्यू करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। 28,000 ट्रेडिंग क्रेडिट एंड असेट में ऐड एंट्री आती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ट्रेडिंग को क्रेडिट होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट होता है। दैट डेबिट इज एन असेट, इसलिए हम उसको असेट में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, हम एक एंट्री पास करते हैं, उसके वजह से वो आ जाता है। क्या एंट्री पास करते हैं? ट्रेडिंग को क्रेडिट कर रहे हो, मतलब आपने क्या लिखा है, पढ़ो। बाय क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है, जिसके सामने बाय वो डेबिट होगा, राइट। ट्रेडिंग के क्रेडिट पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, सो एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की, एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सो असेट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट 28,000। Then next, insurance is paid up to June 19, assuming it is for the year that insurance given in the trial balance is for the 1 year। ये assume करके हम कर रहे हैं, ठीक है। So इंश्योरेंस हम assume कर रहे हैं कि वो 1 year का है, ठीक है। Therefore इंश्योरेंस किधर है, हाँ, लेस प्रीपेड for 3 months। So 7,500 divided by 12 multiply by 3 divided by 12 multiply by 3 मतलब 1/4। 3 divided by 12 हो गया 1/4। 7,500 का 1/4। 7 1 4 1s are 4, 3 carried forward, 4 8s are 32, right। 32 आएगा, 3 carried, then 4 7s are 28, 2 carried, 2 20 हो जाएगा, 4 5s are 20, so 25 1 carried, 1 carried, so अच्छा ये 9 हो जाएगा, 9 + 6 15 1 carried, ये 5 आ जाएगा। Is it 5625? Yes। प्रीपेड है, एनीथिंग पेड इन एडवांस इज एन असेट। एक्सपेंस से हटाया, एक्सपेंस से हटाया, एक्सपेंस को क्रेडिट किया, एक्सपेंस से माइनस हुआ, एक्सपेंस को क्रेडिट, डेबिट प्रीपेड। एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। प्रीपेड को असेट में लिखा जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। वन 1875 देन यस। सो प्रीपेड की वजह से एक्सपेंस, इस ईयर के एक्सपेंस कम होते हैं, हम बोलते हैं तो इस ईयर का नहीं है, तो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, तो इस ईयर के एक्सपेंस कम करेंगे, आज असेट में लेके जाएंगे और नेक्स्ट ईयर के एंड में असेट से उसको फिर एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे। हम इस एक्सपेंस से नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में उसको ट्रांसफर करते थ्रू असेट। आगे देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 wages, add outstanding 800, total expenses are 3,800। then salaries, add outstanding कितने की है 700, 50 12 1 carried 5, so outstanding expense, add in expense, add in liability। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लो, क्या क्या है, वेजेस 800 एंड सैलरी 700, टोटल 1,500 आई मीन। $1,500। then book value of the plant to be reduced to 13,000,
लेस, इसको 13,000 करना है, आउटर कॉलम में 13,000 होना चाहिए, देयरफॉर लेस डेप्रिसिएशन 2,000। एंड एक और डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 5%, 12,500 का 5%, 10% आएगा 1250, उसका हाफ चाहिए, 1,200 का हाफ 600, 50 का हाफ 25, 600 प्लस 25, 12,000 से पहले 625 माइनस करें तो 500 हट जाएंगे, 12,000 बचेंगे, 100 हट जाएंगे 11,900, 25 हट जाएंगे 11,875। चेक करो बराबर है क्या? यस इट हैज टू। सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 2650। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप ठीक से लिखना 2650। ठीक है, नेक्स्ट आगे। नहीं ये 625 ना, तो 2625, यस 2625 बराबर। आगे फ्री फर्दर बैड डेट्स इज 800, दीज आर एक्चुअल लॉस बट नॉट रेट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड करेंगे लेस न्यू बैड डेट्स, we should not say new bad debts, we should have said additional bad debts, but हम पहले से old and new यूज करते हैं। new bad debts कितने के? 800। your debtors will be 99,200 minus from debtors P&L debit 2। अच्छा इधर ऊपर है तो उधर लिख दो, अगर पहले ही है तो उसमें ऐड कर दो न्यू। कितने रहे? 800। $1,300। नेक्स्ट फ्री सैंपल्स 3,000 ट्रेडिंग क्रेडिट बाय goods distributed as free samples। कितने के? 3,000। ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट P&L डेबिट 2 एडवर्टाइजमेंट। अलग लाइन, पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं है जिसमें मैं ऐड करूं तो अलग से लिख रहा हूं 2 एडवर्टाइजमेंट 3,000। आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। हिडन एडजस्टमेंट कहां पे है क्या? हिडन एडजस्टमेंट कहां पे नहीं है? देयरफॉर आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट, कोई मेरे से मिस हुई तो आप मुझे बोलो। क्वेश्चन था, एक किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन पीएफ लायबिलिटी में क्यों आता है? देखो पीएफ इज ऑफ द एम्प्लॉइज, उन जो उन होता क्या है बेसिकली। ओके ये क्वेश्चन होने के बाद मैं पीएफ का समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है ध्यान देना, पहले ये खत्म होने दो, मैं फिर से ठीक से समझाता हूँ। अच्छा बोलो जीपी कितना है, कोई प्लीज पिंग करो। 14,200। ओके गुड, बाय जीपी। फिर यहाँ पे आएगा 2,
होपफुली नेट प्रॉफिट हो, नहीं लॉस है शायद से, यहाँ पे भी लॉस है। देख के समझ में आ रहा है, 5 + 5 10, 10 + 5 15, नेट लॉस है। देखो ना, अगर आप डेबिट की टोटल एक मोटा मोटी टोटल करो, एग्जैक्ट मत करो। 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, और ये 14 500 समथिंग है, तो डेबिट इज मोर। आप ओरली भी देख सकते हो ना, एक मोटा मोटी। अच्छा, तो नेट लॉस आ गया कितना? डेबिट बैलेंस, डेबिट इज हायर, डेबिट इज हायर, डेबिट टोटल इज मोर, एंड देयरफॉर P&L shows डेबिट बैलेंस। फॉर द बैलेंसिंग में उसको क्रेडिट पे लिख रहा हूं, दिस इज नेट लॉस बाय नेट लॉस। कितना नेट लॉस आया है? किसी ने मुझे पिंग किया था, लेट मी चेक। 6275, 6275 is net loss, distributed, transferred between the partners in their capital ratio, which is PSR. So कौन कौन है वो? क्रांति एंड एस, के एंड एस। The ratio is 3:1, 3/4, 1/4। शायद से फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आएगा कुछ तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 1s are 4, 2 carried, 4 5s are 20, 2 carried, 4 6s are 24, 3 carried, 4 8s are 32, 3 carried, 4 7 4 28, 2 carried 5, so 1568.75 आएगा। और इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स लेना होगा। दिस इज 1 ना, तो इसका 3 टाइम्स। सो देखता हूं मैं, 15 1 carried, 3 multiplied by 5, 15 1 carried, 21 plus 2 22, 2 carried, ठीक है। देन 24 plus 2 24, 26 sorry, 2 carried, 18 plus 2 22 carried, 15 17, आई थिंक कुछ तो ऐसे आएगा। 45 plus it should be 47, 1 carried, 15 1 carried, 7 perfect, 12 1, yes 4706। हाँ ठीक है ना, राउंड ऑफ करो, एक्चुअली राउंड ऑफ ही करना चाहिए, बट मैंने एग्जैक्ट निकाला है। आप इसको क्या करो, इसको है ना 6 रखो और इसको 9 करो, ठीक है। दोनों की टोटल पीछे 5 आनी चाहिए यूनिट डिजिट पे। लॉस है, कैपिटल कम होगा, उधर क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट होगा, टू नेट लॉस। P&L लिखो, which is 4706, एंड दूसरा क्या है 1569, and therefore to balance carried down 1,20,000 में से 4,706 हटाने हैं। सो ये पहले तो 94 रहेंगे। 100 1 carried 8, 8 plus 2 10, 1 carried 5, 115। ये कितने रहेंगे? 1 10 1 carried 7, 7 plus 3 10 1 carried 6, 6 plus 4 10 1 carried 2 गए तो 38। Therefore capitals K and S, 1,15,294, 1,15,294, and then 38,430. 4 12
1 carried, 6 7 13, 1 carried, 12 plus 5. Is it 1,53,000 something? अच्छा कितने में डाली हुआ बोलो? कितने में डाली हुआ? 2,225,000. ओके ओके ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. पीएफ क्या कंसेप्ट होती है ये पहले समझो. पहले लिखो जिनको लिखना है बैलेंस शीट जल्दी करो. देखो पीएफ की कंसेप्ट क्या है ये ट्राई टू अंडरस्टैंड. होता क्या है कि इट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक एक्ट है. ईपीएफ एक्ट है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट राइट. अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट every employer is required to deduct PF from the employee's salary and वो उसको गवर्नमेंट के ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वहां पे राइट वो देना होता है. एग्जाम्पल यू आर ऑल माई एम्प्लॉयज अब सबकी सैलरी 1 लाख है पर मंथ और मैं उसमें से 12% रेट है शायद उसका 12 या 12.5% है चेक करना होगा मुझे ठीक है बिकॉज दैट इज स्टैट्यूटरी लिमिट वो उसका रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि एम्प्लॉयर जो रहता है ना उसको एम्प्लॉय के सैलरी से
पीएफ डिडक्ट करना होता है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन में देता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को देता है. दिस इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. और ये ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा मिलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एम्प्लॉइज हो, आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है. गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जब अगर आपको पूरे के पूरे 1 लाख अगर आपके हाथ में दिया जाए तो आप सेव नहीं करोगे, इसलिए रिटायरमेंट के बाद आपको दिक्कत आ सकती है. तो गवर्नमेंट एज ए सोशल सिक्योरिटी मेजर हमें एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हम आपके सैलरी में से सम परसेंटेज डिडक्ट करेंगे और वो आपको देने की जगह इस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे. ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. आपकी सैलरी 1 लाख है, सपोज उसमें से 10,000 मैंने डिडक्ट किया. कितना डिडक्ट किया? 10,000. और वो 10,000 डिडक्ट करूंगा, आपको 90,000 दूंगा. बाकी भी चीजें रहती है वो मैं इग्नोर कर रहा हूं. 1 लाख में से 10,000 डिडक्ट करूंगा और आपको 90,000 दूंगा. और वो 10,000 जो मैंने डिडक्ट किए आपके बिहाफ पे ईपीएफओ में इन्वेस्ट करूंगा. समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, आपको 90,000 दिए और 10,000 मैंने ईपीएफओ को पेड किए. वो सो एज ए एम्प्लॉयर मेरे लिए 1 लाख ही पे करना है, 90,000 आपको और 10,000 ईपीएफओ को. उसका फायदा क्या होगा कि ऐसे आपके एवरी मंथ 10,000, सपोज 30 इयर्स इन जाते हैं, एवरी मंथ 10,000, तो एक साल में 1,20,000. ऐसे सपोज 30 इयर्स आप जॉब करते हो कहाँ पे भी. नाउ द ईपीएफ जो नंबर होता है ना, प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, वो यूनिक रहता है. आप कहाँ पे भी जॉब करो द नंबर विल रिमेन सेम. अभी रिसेंटली चेंजेस हुए, ठीक है. सो टोटल 36 लाख की आपके अपने आप सेविंग हो जाएगी. एवरी मंथ 10,000, ऑब्वियसली सैलरी के हिसाब से राइट वो चेंज होगा. तो आपकी सैलरी से सपोज मैंने 10,000 एवरी मंथ डिडक्ट किया एंड मैंने ईपीएफओ को दिया, तो ऐसे 10,000 पर मंथ फॉर 30 इयर्स 36 लाख आपके सेव हो गए. एंड जब आपकी मर्जी तब आप निकाल सकते हो. तो ईपीएफओ क्या करता है, ऐसे कितने सारे इंडिया में कितने सारे एम्प्लॉयज होंगे, सबके पैसे उनके पास आएंगे और ये पैसे वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं. लाइक दे विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, दे विल इन्वेस्ट इन द शेयर्स. समझ में आ रहा है? दे विल राइट इन्वेस्ट इन द बैंक्स, इन्फोसिस वगैरह ऐसे बड़े कंपनीज में, राइट जो अच्छे चलती है, रिलायंस वगैरह, उनमें इन्वेस्ट करेंगे. दे आर बिग प्लेयर्स, बहुत पैसा रहता है इनके पास, क्योंकि एवरी एम्प्लॉयर इज बाउंड टू डिडक्ट राइट प्रोविडेंट फंड फ्रॉम द एम्प्लॉयज सैलरी. खाली उतना ही नहीं है, एट द सेम टाइम मुझे आपके जेब से तो 10,000 निकाल के गवर्नमेंट को देना है. बियॉन्ड दैट मुझे खुद भी 10,000 देना है. मतलब आपकी सैलरी जो 1 लाख है ना, 1 लाख आपको 90,000 मिलेगा. 10,000 आपके सैलरी से कट होके ये ईपीएफ में गया, उसके ओवर एंड अबो मुझे खुद 10,000 आपके लिए देना है. ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वैसे देखा जाए तो आपके नाम पे एवरी मंथ 20,000 डिपॉजिट हो रहा है. एक आपके जेब में से निकाल के और 2 मैं मेरे जेब में से दे रहा हूं. सो जो आपके जेब में से कट करके ईपीएफओ को जा रहा है उसको बोला जाता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. उसको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. ये आपका कंट्रीब्यूशन है. जो मैं आपको 1 लाख सैलरी दे रहा हूं, उसमें से 10,000 निकाल के इनको दे रहा हूं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम एन इंटरमीडिएटरी फॉर दैट पर्पज. एम्प्लॉयर इज इंटरमीडिएटरी. 1 लाख आपके जेब में डालने की जगह 90,000 आपके जेब में डाला और 10,000 ईपीएफओ को दिया. इसके लिए मुझे कोई एडिशनल खर्चा नहीं है और 10,000 मुझे खुद होके और देना है. आपका जितना कंट्रीब्यूशन रहता है उतना मुझे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एक्चुअल में देखा जाए आपके नाम पे आपके 10,000 प्लस मैंने 10,000 डाले, तो आपके नाम पे एवरी मंथ 20,000 ईपीएफ में जा रहे. तो वही होता है जो मैं खुद होके डालता हूं. इट इज ओवर एंड अबव 1 लाख. इट इज ओवर एंड अबव 1 लाख. तो मेरे लिए एक्चुअली सैलरी कितनी हुई? 1 लाख प्लस 10,000 आपके नाम पे जो दे रहा हूं खुद के जेब से, तो 1 लाख
10,000 इज एक्चुअल सैलरी, बट हम बोलते हैं योर सैलरी इज 1 लाख एंड मैं खुद आपके लिए कंट्रीब्यूट करूंगा 10,000। तो ऐसे दिखाया जाता है कि आपकी सैलरी 1,10,000 है, उसमें से 10,000 राइट आपके नाम आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा ईपीएफ में और 10,000 मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। प्रेजेंटेशन के लिए हम बहुत सारे एम्प्लॉयर्स दिखाते हैं कि आपकी सैलरी 1,10,000 है, उसमें से 20,000 जाएगा, आपको 90 मिलने से मतलब है ना, आपको 90 मिलेंगे। हम दिखाएंगे सैलरी 1,10,000, उसमें से 20 डिडक्ट करके ईपीएफ में डालेंगे, आपको 90 मिलेंगे। या दूसरा ऑप्शन है सैलरी 1 लाख बोलो, 90 दे दो, 10,000 ईपीएफ में दे दो और मैं आपके इसमें से और 10,000 मुझे वैसे भी देने। तो ये जो पैसा ईपीएफ में गया है, इस ईपीएफ ऐसे कितना पैसा आता होगा इमेजिन करो, एंड ये सब पैसा वो कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं और उसपे उनको इंटरेस्ट मिलता है। ये जो इंटरेस्ट मिलता है, दिस इंटरेस्ट किसका है? आपका है, एम्प्लॉयज का है, एम्प्लॉयर का नहीं है, बिकॉज वो पैसा आपका है। बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है लाइक टाटा, रिलायंस वगैरह, वो क्या करते? वो ईपीएफ को पैसा नहीं देती, वो खुद वो पैसा इन्वेस्ट करते। आपके सैलरी से 10,000 निकाला, खुद टाटा ने 10,000 डाला, ऐसे 20,000 आ गए। दे वोंट गिव इट टू ईपीएफओ जो इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। दे विल क्रिएट देयर ओन इन्वेस्टमेंट और वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो एक ऑप्शन है ईपीएफओ को दो, वो आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे, या एम्प्लॉयर खुद एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एंड देखो, मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपकी है, खाली किसने की है? एम्प्लॉयर ने की है, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका होगा। समझ में आ रहा है? सो इसलिए इंटरेस्ट ऑन पी राइट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली लायबिलिटी, हमें आपको पे करना होगा। जनरली 99% ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ईपीएफओ, सब लोग ईपीएफओ को देते हैं, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना वगैरह उतने सारे एम्प्लॉयज होने चाहिए। बट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वो खुद क्या करते हैं? उसको अलग से इन्वेस्ट करते हैं। दे डोंट डिपेंड ऑन द ईपीएफओ, यू हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यही है, देखो फर्स्ट सेंटेंस ही है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन पीएफ इज ऑफ एम्प्लॉइज। ईपीएफओ कैसे? इट इज नॉट, देखो ऑब्वियसली ईपीएफ भी थोड़ा फर्क कमाती होगी ना। सपोज वो 13% उनको मिल रहा है जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वो 12% दे रहे हैं, तो 1% उनका रहेगा ना, एटलीस्ट तो उनके एक्सपेंस रिकवर करने के लिए तो खर्चा करेंगे ना। इट इज नॉट ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट में काम कर रही है। एक सेकंड, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो, यहां पे लिखा भी होगा। राइट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, यही मैंने बोला था आपको, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मुझे ईयर नहीं पता था, ठीक है। देन केवाईसी वगैरह ये सब है, ठीक है। एक सेकंड, देखो नो यूर बैलेंस यहाँ पे आपको दिखेगा, एक सेकंड ना, मैं वीडियो ऊपर लेता हूं तो क्लिक होगा, इधर दिखेगा, देखो नो यूर बैलेंस दिख रहा है। ऑब्वियसली आई यूज्ड टू वर्क विथ एक्सेंचर एंड देयर आफ्टर विथ एचडीएफसी, तो मेरा भी पीएफ कट होता था। सैलरी, जो सैलरी जिनको मिलती है ना उनका पीएफ कट होता है। नाउ आई डोंट विड्रॉ सैलरी, आई विड्रॉ प्रोफेशनल फीस, आई एम नॉट ए एम्प्लॉई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मुझे सैलरी मिलेगी, आई विड्रॉ द प्रोफेशनल फीस, तो प्रोफेशनल फीस में पीएफ वगैरह कट नहीं होता है, ठीक है। बट अगर जो मेरा पहला कट हुआ है व्हेन आई वाज एम्प्लॉई, तो वो मेरा वहां पे ही है, मैंने अभी तक उसको विड्रॉ नहीं किया, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं विड्रॉ करूंगा,
ठीक है. सो एंड दे हैव अलॉटेड मी अ यूनिक नंबर, उस नंबर पे, उस अकाउंट नंबर पे मेरा पैसा जमा हुआ होगा. ठीक है. रहा और कुछ यहाँ पे उन्होंने ये नहीं दिए, लिमिट्स देने चाहिए, वो थोड़ा इजी होता मुझे आपको समझाने के लिए. एक सेकंड, इधर लिखा है देखो, द स्टैट्यूटरी रेट, क्या लिखा है पढ़ो. The reduction in the statutory rate of the EPF contribution from 12% to 10%. मैंने बोला था 12% था देखो पहले, राइट. यहाँ कहाँ पे रहेगा वो, या मैं गूगल पे डालता हूँ. Under this package, the statutory rate of the EPF contribution of both employer and employee has been reduced to 10% of the basic wages and the dearness allowance from the existing rate of 12% for all class of the establishments covered under EPF Act, Employees Provident Fund Act 1932. तो अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना एवरीवन, वी हैव टाइम 5 मिनट्स. ठीक है, ध्यान देना. कंसेप्ट क्या है ये समझो. दिस इज एम्प्लॉयर, ध्यान देना, ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉई है. उसकी सैलरी 1 लाख है. कैसे? बेसिक सैलरी, ध्यान देना, बेसिक सैलरी सपोज 70,000. डियरनेस अलाउंस, डीए, दिस इज कंपोनेंट ऑफ द सैलरी. डियरनेस अलाउंस, इन्फ्लेशन होता है ना, उसके वजह से वो अलाउंस मिलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए. क्या सैलरी हमें, क्या हमें मिलने से मतलब है. सपोज डीए इज एग्जांपल 30,000. ठीक है. अदर अलाउंसेस सपोज 10,000. सो आपकी सैलरी कितनी होगी? 1,10,000. सैलरी कितनी होगी? 1,10,000. सो यूर बेसिक सैलरी डीए कितना हो गया? 1 लाख हो गया. बेसिक सैलरी एंड डीए कितना हो गया? 1 लाख. अब क्या होता है, एम्प्लॉयर को बेसिक सैलरी डीए का 10% डिडक्ट करना होगा. इसका 10% डिडक्ट करेगा, इसका 10% डिडक्ट करेगा. कितने डिडक्ट करेगा? 10,000. सो एम्प्लॉय को 1,10,000 नहीं देगा, वो एम्प्लॉय को वो 1 लाख ही देगा. एक्चुअली टैक्सेस वगैरह भी रहते, बट मैं सिंपल रख रहा हूं. तो माइनस क्या करेगा? ध्यान देना, माइनस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. 10,000 डिडक्ट करेगा और 90,000 एम्प्लॉय के जेब में देगा. 1 लाख एम्प्लॉय के. सो एम्प्लॉय की भले ही सैलरी 1,10,000 है, एम्प्लॉय को मिलेगी 1 लाख एंड 10,000 वो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन को देगा. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ, ईपीएफओ इनको 10,000 देगा. सो 1,10,000 एम्प्लॉय को देना था. कितना देना था एम्प्लॉय को? 1,10,000. दिस इज प्रैक्टिकल थिंग. एम्प्लॉय को 1,10,000 देना था, उसमें से 10%, 10,000, वो अमाउंट कैसे निकालनी है? डीए एंड बेसिक सैलरी की टोटल है उसका 10%, उसके सैलरी से डिडक्ट करके किसको दिया? गवर्नमेंट को या ईपीएफओ को दिया. बियॉन्ड दैट ये इसके जेब से निकाला, इसके जेब से वो 10,000
10,000 एम्प्लॉय की जेब से, उसकी सैलरी 1,10,000 थी, सपोज ऐसे समझो, उसको 1,10,000 दे दिया और 10,000 निकाल लिया। क्यों? वो बोलता क्यों 10,10,000 निकाला, मेरी सैलरी 1,10,000 है, आपने 10,000 क्यों निकाला? हम उसको बोलेंगे ये तेरा कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट को देना है। वो बोलता है क्यों? ये तेरा ही पैसा है, बाद में निकाल ले। ठीक है, तो हम उसको 1,10,000 नहीं देंगे, एक्चुअली उसको 1,00,000 ही देंगे, और 10,000 उसके बदले उसको देने की जगह किसको देंगे? ईपीएफओ को देंगे, एंड खुद के जेब से 10,000 देंगे। सो एक्चुअली एम्प्लॉयर का आउटफ्लो कितना है? एम्प्लॉयर का आउटफ्लो 1,00,000 एम्प्लॉय को दिए, 10,000 ईपीएफओ को दिए, 10,000 ईपीएफओ को दिए, उसका एम्प्लॉय का टोटल आउटफ्लो कितना है? 1,20,000। कितना है? 1,20,000। 1,00,000 एम्प्लॉय को, 10,000 ईपीएफओ को, 10,000 ईपीएफओ को। दो, एक तो ये एम्प्लॉय के जेब से निकाल के देना है और खुद के जेब में से भी डालना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। इसको बोला जाता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये तो सैलरी में आ जाता है, ये सैलरी का पार्ट आ गया, एंड ओवर एंड अबो आपको ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, ये अलग से आ गया। सो ये उसका लाइक मैंने बोला था, इट इज लाइक सैलरी। तो हम क्या बोलते हैं पता है? तेरी सैलरी 1,20,000 है, हम बोलते हैं 1,20,000 सैलरी है, 20,000 निकालेंगे और गवर्नमेंट को देंगे, तुझे 1,00,000 मिलेगा। लोग ऐसे करते हैं, वो खुश भी होता है, अरे मेरी सैलरी 1,20,000 है। आप उसको बोलो 1,10,000 सैलरी है, 10,000 निकालो और खुद के जेब से 10,000 दे दो। उससे बेटर उसको बोलो ना भाई तेरी सैलरी 1,20,000 है और 20 हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तुझे 1,00,000 ही मिलेगा। दोनों केसेस में उसको 1,00,000 ही मिलेगा, ईपीएफ को 20,000 जाएंगे, और दोनों केसेस में एम्प्लॉयर का आउटफ्लो 1,20,000 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? सो ये है, बट sometimes employer himself found a trust, form a trust, पीएफ ट्रस्ट बनाता है वो, और वो खुद की ट्रस्ट रहती है, उसमें वो पैसा देता है। एम्प्लॉय से जेब से जो निकाला खुद का जो है वो खुद के ट्रस्ट में डालेगा, एक ट्रस्ट बनाएगा, एंड दैट इज रेगुलेटेड बाय ईपीएफओ, राइट, एंड वहां पे इन्वेस्ट करेगा। दैट ट्रस्ट विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सेट्रा, अलग अलग जगह पे उस पे वो ट्रस्ट पैसा कमाएगी, एंड उस पैसे से एम्प्लॉयज को पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रस्ट है, इट इज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयर ओनली, सो इट इज शोन एज एन एसेट, एंड ये पैसा किसको पेएबल है? एम्प्लॉय को। देयरफॉर इट इज आल्सो लायबिलिटी, इज एसेट एज वेल एज इट इज लायबिलिटी। इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एम्प्लॉय का रहता है, इसलिए वो लायबिलिटी रहेगा। सो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं बोलता हूँ नॉर्मली यू विल नॉट सी कि खुद कोई कंपनी खुद की ट्रस्ट बनाई है, ठीक है, सो या खुद म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड थिंग एज वेल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। 50 मिनट्स में लेक्चर है, 5:45 को अकाउंट्स वालों का, ठीक है, फाउंडेशन। अदर अलाउंसेस कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, पैसे देने के अलग अलग नाम होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, फूड अलाउंस, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।